दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास चरित्रहीन, जिसे लिखा है अमर बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों मैंने अपने वाचन के पिछले क्रम में अब तक इसके 37 भागों का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर सुन सकते हैं। आज आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 38वें भाग का वाचन, मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। एकाएक अपने भाई की बीमारी का तार पाकर जगत तारणी को शीघ्रता से शांतिपुर जाना पड़ा था। इसीलिए उस समय सतीश के सामने प्रस्ताव रखने का अवसर उन्हें नहीं मिला। आज उसे अच्छी तरह खिला पिलाकर बात चलाएंगे, मन ही मन यह संकल्प करके सवेरे उठने के साथ ही उन्होंने मुनीम को निमंत्रण दे आने को भेज दिया था। इसी बीच यह ऐसी घटना हो गई जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसका आना सबसे अधिक अप्रीतिकर है। एकाएक वही शशांक मोहन सवेरे ही ट्रेन से आ पहुंचे हैं। सुनकर जगत तारिणी के क्रोध का ठिकाना न रहा। मनुष्य की अत्यंत अनिश्चित वस्तु से एकाएक बाधाग्रस्त हो जाने से उसके संदेह का ठिकाना नहीं रहता। इसीलिए ठीक उसी समय एकाएक सरोजनी को बाहर से आते देखकर उनके समूचे शरीर में विष की ज्वाला फैल गई और यह विचार उत्पन्न हो गया कि शशांक के इस अचानक लौट आने में संभवतः इस अभाग्नी लड़की का कोई हाथ है। बैरिस्टर लड़के पर तो वह किसी दिन भी पूर्ण विश्वास न कर सकी थी। वास्तव में उनको दोष दिया भी नहीं जा सकता। उनके हिंदू आचार भ्रष्ट लड़के लड़की सतीश की आचार परायणता को प्रेम की दृष्टि से भी देख सकते हैं। इस बात को वे अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर सकती थी। लड़की को कड़ी बातें सुनाकर वह रसोई घर में चली गई और दासी को रसोई की तैयारी ठीक करने का आदेश देकर स्नान करने चली गई। लेकिन 1 घंटे के बाद लौट आने पर लड़की को देखकर माता के नेत्र शीतल हो गए। इसी बीच झटपट स्नान कर रेशमी साड़ी पहनकर वह माँ के रसोई घर में चली गई थी और हंसिये से तरकारी काट रही थी। पास ही बैठी हुई दासी उससे बताई जा रही थी। जगत तारिणी ने चुपचाप क्षण भर निहार कर कहा, हिंदू की लड़की और किसी भी पोशाक में अच्छी नहीं लगती। तुझे देखकर आज मुझे इसका पता चल गया बेटी। तेरी ओर देखकर इतनी खुशी मुझे और किसी दिन नहीं हुई थी। सरोजनी लज्जा से सिर झुकाकर काम करने लगी। माँ उसी को ताने सुनाकर कहने लगी, मैं सब समझती हूँ बेटी, सब समझती हूँ। चाहे वह जितनी परीक्षाएं क्यों न पास करे, मैं उसे बंदर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहती। और जिसका संकेत पाकर वह निर्लज्ज फिर यहाँ आ जाए, मेरे जीवित रहते यह बात न होगी। यह मैं शपथ खाकर कह देती हूँ बेटी। थोड़ी देर तक चुप रहकर उन्होंने फिर कहा, ज्योतिष कहता है कि लड़कपन में जिसको जैसी शिक्षा मिली रहती है उसके मन का खिंचाव भी उसी ओर हो जाता है। लेकिन यह बात सच होगी क्यों? दिन रात हैट कोट पहने रहने से वह पसंद न आएगा। यह बात किस शास्त्र में लिखी है बेटी? तैयारी पूरी करके जगत तारिणी रसोई बनाने बैठी और एक बार बोली, मेरी मनोकामना भगवान यदि पूरी कर दे तो तू देख लेना बेटी, उससे तेरा ही भला होगा। सरोजनी सिर झुकाए माँ की मनोकामना क्या है स्पष्ट रूप से सुन लेने की आशा से कान खोले रही। लेकिन जगत तारिणी ने फिर उस बात को खोलकर नहीं बताया। अपने मन से वह रसोई पकाने लगी। वे चुपचाप मन ही मन की आलोचना करने लगी। सरोजनी यह समझ गई और हैड कोट के विषय में जिस लज्जाजनक अपवाद का संकेत करके उन्होंने उसको बार बार चोट पहुंचाई, उसका प्रतिवाद करना भी कठिन नहीं था। लेकिन अत्यंत असहिष्णु स्वभाव वाली जगत तारिणी को कोई भी बात अंत तक सुनाई नहीं जा सकती। यह सोचकर वह चुपचाप बैठी रही। दिन के लगभग 10 बजे कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ा। मुनीम जी कहीं से खोजकर एक बहुत बड़ी रोहू मछली ले आए थे। जगत तारिणी ने रसोई से झाँक कर मछली देख ली तो प्रसन्न होकर कहा, वाह यह तो बड़ी है। लेकिन सरोजनी ने कहा, सतीश बाबू के आने में देर है माँ, अभी 10 नहीं बजे हैं। जगत तारिणी ने कहा, बजने बजाने की बात नहीं है बेटी, आज तो मेरी एकादशी है, मैं मछली छूऊंगी नहीं। सोचती हूँ कि तुम्हारा ब्राह्मण रसोइया इसे पका सकेगा कि नहीं। अच्छा देख तो ये लो कैसी, उस घर की रसोई कहाँ तक बन चुकी है। दासी के बाहर जाते ही सरोजनी ने लज्जित होकर मुंह से धीरे से कहा, तुम बताती रहोगी तो क्या मैं ना बना सकूंगी? जगत तारिणी ने आश्चर्य भरे मुंह से कहा, तू बना सकेगी? बना सकूंगी माँ,
तुम केवल बतला दो। दासी ठिठक कर खड़ी हो गई। ऐसी सुंदर बड़ी रोहू मछली के अनजान के हाथ में पड़ जाने की आशंका से वह डर गई। बोली, यह कैसे हो सकेगा माँ? बाहरी आदमी खाने वाले हैं। जगताणी ने कुछ देर तक कुछ सोचकर कहा, इससे क्या, मेरा सतीश तो कोई बाहरी नहीं है, वह तो मेरे घर का लड़का है। तुम मुंह खड़ी मत रहे लोकेसी, उस ओर के चूल्हे को अच्छी तरह लीप कर मछली काटना। तू भी एक काम कर बेटी, रेशमी साड़ी पहने रहने से तो सुविधा न होगी। अच्छा रहने दे, अपना आंचल अच्छी तरह कमर में लपेट ले। फिर हंसकर उन्होंने कहा, आज मछली पकाने से ही तेरा इस विद्या का श्री गणेश हो जाए। मैं आशीर्वाद देती हूं, आज के दिन से तू सदा मछली ही पकाया करे। इस आशीर्वाद से सरोजनी ने अपना मुंह और भी नीचे झुका लिया। 1 घंटे के बाद ज्योतिष किसी काम से मां के पास आया। रसोई घर के दरवाजे के निकट खड़ा होकर अत्यंत आश्चर्य से अवाक हो गया। ध्यान से देखकर उसने कहा, वह कौन रसोई बना रही है मां? सरोजनी है क्या? मां ने हंसकर कहा, देख तो पहचान सकता है या नहीं? पहचान न सकने की ही तो बात है मां, लेकिन वह क्या सचमुच ही रसोई बना रही है या गर्दन में ढोल बांध कर बैठी हुई है? मां ने गूढ़ बात का संकेत करके कहा, हिंदू की लड़की को क्या सीखने की आवश्यकता पड़ती है रे? यह तो बात हम लोग जन्म से ही सीखी रहती है। लेकिन क्या मां? लड़के को तनिक आड़ में ले जाकर जगत रानी ने कहा, लेकिन मैं अब यह सोच रही हूं कि यदि सतीश यह सुन लेगा तो वह उसके हाथ की बनाई रसोई खाएगा या नहीं। ज्योतिष के हंस उठते ही सरोजनी ने मुंह पर उठाकर देखा। ज्योतिष ने कहा, मां, तुम सतीश को मनु या पराशर की श्रेणी में रखती हो? मां ने कहा, तुम लोगों से तो अच्छा ही है। ज्योतिष ने कहा, क्या अच्छा है, सुनो तो। सरोजनी जाकर दाल भात पकाकर दे आई थी, तो अभी उस रात को उसे भोजन मिला था, नहीं तो उपवास ही करना पड़ता। यह क्या जानती हो? मां ने गदगद होकर आश्चर्य से पूछा, कब रे? ज्योतिष ने उस रात की सारी घटना वर्णन करके सुना दी। सुनकर आनंद से विवल होकर अभिमान के स्वर से उन्होंने लड़की से कहा, धन्य है बेटी तुम, मैं तभी से सोच में पड़ी हुई मर रही हूं और तुम चुप है। ज्योतिष ने हंसकर कहा, वह भी कैसे जान पाएगी मां कि तुम मन ही मन सोच में पड़कर मरती जा रही हो? लेकिन उस दिन तो मैं खा नहीं सका था, आज खा कर देखता हूं कि जन्म लेने के साथ ही यह पकाना कैसे सीख चुकी है। यह कहकर वह हंसते हंसते बाहर चला गया। जगतारिणी ने लड़की के लज्जा से झुके मुंह की ओर देखकर कहा, लज्जा की क्या बात है बेटी, अपने ही लोगों को रसोई बनाकर खिलाओगी, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात किसी लड़की के लिए और क्या हो सकती है। मैं तब तक पूजा कराती हूं। यह कहकर वह थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। उसके बाद सारा दिन बीत गया, लेकिन सतीश दिखाई न पड़ा। न आने का कारण भी किसी ने आकर नहीं बताया। सारा दिन छटपटाकर जगतारिणी ने संध्या के बाद ज्योतिष को बुलाकर कहा, अवश्य वह किसी झंझट में पड़ गया है, तुमने किसी को खबर लेने के लिए भेजा नहीं? ज्योतिष ने लापरवाही के साथ उत्तर दिया, उतनी दूर मैं किसको भेजने जाऊं मां? जगतारिणी ने आश्चर्य में पड़कर कहा, क्यों, क्या दरबान एक बार नहीं जा सकता था? आवश्यकता क्या है मां? यह तो क्या कह रहा है ज्योतिष, उसकी तबीयत खराब हो गई है या नहीं, यह खबर लेने की भी क्या आवश्यकता नहीं है? क्या आवश्यकता है? वह हमारा आदमी भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, उसके लिए चिंतित होकर मरते रहने की मैं कोई आवश्यकता नहीं देखता। यह कहकर ज्योतिष बाहर चला गया। केवल इसी थोड़े से समय में सतीश अब उनका कोई नहीं है, उनके मुंह पर लड़के का वह उत्तर जगतारिणी को दुख स्वप्न की भांति जान पड़ा। वह खड़ी रही। थोड़ी ही देर में उपवास से निर्बल हुए मस्तिष्क में कितनी ही प्रकार की विचारधाराएं घूम गईं, इसे वह भली प्रकार समझ भी न सकी। चुपचाप ऊपर जाकर बिछौने पर लेट जाने पर जगतारिणी ने सरोजनी को अपने पास बुलाया और उसके मुंह की ओर देखते ही वह और भी डर गई। थोड़ी देर तक मौन रहकर उन्होंने कहा, सरोजनी, सतीश क्यों नहीं आया तू जानती है? सरोजनी ने कहा, नहीं। लड़की के इस अत्यंत संक्षिप्त उत्तर से जगतारिणी उठ बैठी और बोली, नहीं, यदि तुम जानती ही नहीं थी तो आदमी भेजकर जान लेने में क्या हर्ज था? यह भी मेरे कहने की बात थी। सरोजनी ने मधुर कंठ से कहा, भैया का कहना है कि आदमी भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, यह बात मैं जान लेना चाहती हूँ। जाओ, अभी तुरंत दरबान को भेज दो, जाकर उसकी खबर ले आए। वह तो नहीं है माँ, भैया ने उसे उपेन बाबू के पास तार देने के लिए भेज दिया है। उपेन बाबू को एकाएक उसके पास तार भेजना क्यों पड़ा?
मैं यह सब बातें नहीं जानती, माँ तुम भैया से ही पूछ लो। यह कहकर सरोजनी माँ की एक प्रकार से उपेक्षा करके चली गई। अब जगत तारिणी को एकाएक लगा कि सतीश को अवश्य ही इसके बीच मना कर दिया गया है। इसका कारण क्या है, यह बात कोई भी उसको बताना नहीं चाहता। यह सच है, पर कोई विशेष कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस भीषण अनिष्ट की मूल वही शशांक मोहन है। और इस दूरभिसंधि को लेकर कारण चाहे जितना भी भयानक क्यों न हो, उनके स्वयं उपस्थित रहने की दशा में भी लड़के लड़की ने उनकी अनुमति के बिना ही सतीश को मना कर दिया है। वह विचार मन में आते ही उनका चित्त क्रोध से परिपूर्ण हो उठा। उसी क्षण उन्होंने एलोकसी को ज्योतिष को बुलाकर लाने को भेज दिया। इसके आने पर उन्होंने पूछा, तूने सतीश को इस मकान में आने के लिए मना कर दिया है? ज्योतिष ने आश्चर्य में पड़कर कहा, नहीं, यह तुमसे किसने कहा? उपेन के पास तूने सतीश के विषय में कोई तार भेजा है? हाँ। क्या किया है सतीश ने? ज्योतिष तनिक चुप रहकर बोला, जो काम किया है वह यदि सच हो तो उस दशा में उसके साथ हम लोगों का अब कुछ भी संबंध नहीं रह सकता। यह खबर तुझे किसने दी? शशांक मोहन ने। वह दुष्ट है, उसकी बातों पर मैं तनिक भी विश्वास नहीं करती। ज्योतिष ने कहा, मैं कहता हूं यदि उसकी आधी बात भी सच हो तो माँ सतीश की परछाई छूने में हमें घृणा होनी चाहिए। लड़के के तप्त कंठ स्वर से जगतारिणी ने कोमल होकर कहा, अच्छी बात है, मुझे स्पष्ट करके ही बता दो न बेटा कि क्या हुआ है। सतीश ने कोई चोरी डकैती नहीं की है, हत्या करके भी भाग नहीं आया है कि उसकी परछाई छूने से तुम लोगों को घृणा होगी। लड़का ही ठहरा, यदि किसी प्रकार की गलती उसने कर भी डाली हो तो कितने ही लोग ऐसा करते हैं, सुधरते कितनी देर लगती है। ज्योतिष ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, ऐसे अपराध क्षमा नहीं किए जा सकते। वस्तुतः सरोजनी तो क्षमा न कर सकेगी, यह बात मैं तुमको निश्चित रूप से बताए देता हूँ। जगतारिणी ने कुछ सोचकर कहा, उसका अपराध क्या है, सुनो तो। कल सुन लेना माँ, उपेन की चिट्ठी जब तक नहीं आती तब तक इस आलोचना की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर ज्योतिष दोबारा अनुरोध सुनने के पूर्व ही कमरे से बाहर चला गया। इतनी देर तक उत्तेजना के आवेगों से जगतारिणी बिछौने पर बैठी हुई थी। लड़के के चले जाने पर निर्जीव की भांति पड़ गई और लंबी सांस लेकर बोली, भगवान, इस काली काल में किसी को भी तुमने विश्वास करने योग्य नहीं रखा है। अनुमान से ही वह बहुत सी बातें समझ गई, इसलिए केवल सतीश के लिए नहीं, पति की बातों को स्मरण करके उनकी दोनों आंखों से आंसू झरने लगे। रात को उन्होंने लड़की को बुला भेजा था। एलोकेसी ने सरोजनी की कोई आहट न पाकर लौट कर कहा, बहन जी सो गई हैं। यह सुनकर उन्होंने अपने सिर पर हाथ पटका। यह लड़की ऐसी बुरी खबर सुनकर भी सो सकती है? अर्थात वह सतीश की अपेक्षा मन ही मन उसी बंदर के प्रति अनुराग रखती है। यह बात सोचकर लड़की के प्रति उनके क्रोध और अनादर की सीमा न रही। दूसरे दिन लगभग 3 बजे फाटक के सामने साइकिल खड़ी करके सतीश ने बाहर बैठक खाने में प्रवेश किया। उसका सूखा मुंह, इधर उधर बिखरे हुए रूखे बालों ने उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि आकर्षित की। सरोजनी ने मुंह पर उठाकर देखा, लेकिन कोई बात नहीं कही। ज्योतिष ने पूछा, आपकी तबीयत क्या ठीक नहीं है सतीश बाबू? सतीश ने तनिक हंसने का प्रयास करके कहा, नहीं। किसी ने फिर भी बात नहीं कही। यह देखकर सतीश मन ही मन अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचते सोचते आ रहा था कि आज वहां पहुंचने के साथ ही अभियोग शिकायत का अंत न रहेगा। इसलिए उसने घर के अंदर जाने को तत्पर होकर स्वयं ही कहा, कल के अपराध के लिए पहले मां से क्षमा मांगाओ, उसके बाद दूसरा काम होगा। शशांक अब तक तीखी दृष्टि से सतीश की ओर देख रहा था। उसी ने कहा, मां अभी सो रही हैं, उनको जगाकर अभी क्षमा मांगने के लिए जल्दी ही क्या है, बैठिए, आपके साथ कुछ बातें करनी है। उसकी बातों के ढंग से सतीश अत्यंत आश्चर्य में पड़कर बोला, मेरे साथ? शशांक बोला, जी हाँ, दुर्भाग्यवश करने की आवश्यकता ही तो है। फिर ज्योतिष को दिखाकर बोला, अब तो जानते ही हैं मैं उनका एक परम मित्र हूं। नहीं नहीं ज्योतिष बाबू, आप उठिए मत, आपके भाग जाने से कैसे काम चलेगा। अपनी नालिश आप लोगों के सामने ही करना चाहता हूं, आप दोनों ही बैठिए। यह कहकर उसने सरोजनी की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, लेकिन सरोजनी इस प्रकार गर्दन झुकाए रही कि उसने कुछ देखा ही नहीं। शशांक ने सामने की मेज पर हाथ पटक कर कहा, बचपन से मेरा यही स्वभाव है कि जिन लोगों को प्यार करता हूं
उनके संबंध में किसी प्रकार भी मैं उदासीन नहीं रह सकता। इसीलिए कल यह बात सुनते ही मैंने मन ही मन कहा, यह तो अच्छी बात नहीं है। सतीश बाबू के इस निर्जनवास की खबर लेनी चाहिए। आप संभवतः रुष्ट होंगे सतीश बाबू, लेकिन मैं तो अपने स्वभाव के विरुद्ध चल नहीं सकता। आपका क्या विचार है ज्योतिष बाबू? ज्योतिष चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। सतीश भी चुपचाप निहारता रहा। इन श्रोताओं की अटूट निर्वता के बीच शशांक की उत्तेजना का वेग अपने आप ही ढीला पड़ गया। उसने पहले की अपेक्षा संयत कंठ से कहा, ज्योतिष मेरे परम मित्र हैं, इसीलिए आपसे कुछ प्रश्न करने को मुझे अधिकार है। आप तो जानते हैं। उस बात के बीच में ही सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, मैं मित्रता की बात कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आपका प्रश्न क्या है, सुनो तो। शशांक ने गले को साफ करके कहा, मैं जान लेना चाहता हूं कि आप यहां आकर क्यों ठहरे हैं। सतीश ने कहा, मेरी इच्छा। आपका दूसरा प्रश्न? कुछ घबराहट में पड़कर ज्योतिष के मुंह की ओर देखकर शशांक कहने लगा, रखाल बाबू का कलकत्ता का डेरा खोजने में बड़ी कठिनाई हुई है। सतीश बाबू को वे पहचानते हैं। सतीश के दोनों नेत्र अंगारे की तरह जलने लगे। उसने कहा, चूल्हे में जाए रखाल बाबू, आप अपनी बात कहिए। इस बार ज्योतिष ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, सतीश बाबू, शशांक मेरे अनुरोध से ही आपसे पूछ रहा है। आपकी इच्छा हो तो उत्तर नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन उसका अपमान आप मत कीजिए। हम लोगों के साथ आपने जो व्यवहार किया है उसको ध्यान में रखते हुए आपसे भी कोई प्रश्न करना उचित नहीं था। केवल अपनी मां के कारण ही मुझे आपके अपने ही मुंह से एक बार सुन लेने की आवश्यकता है। अच्छी बात है, मैं ही प्रश्न करता हूं। सावित्री कौन है और उसके साथ आपका क्या संबंध है? सतीश पल भर मौन होकर निहारता रहा, फिर बोला, सावित्री कौन है यह मैं नहीं जानता ज्योतिष बाबू, लेकिन उसके साथ मेरा क्या संबंध है इसका उत्तर देने की मैं आवश्यकता ही नहीं समझता। क्यों? क्योंकि कहने से आप लोग समझ ना सकेंगे, लेकिन जिस प्रकार भी हो हम लोगों का समझ लेना आवश्यक है। उसको लाकर आपने कहाँ रखा है यह बता देने से ही संभवतः हम समझ जाएंगे। सतीश ने ज्योतिष के मुंह पर अपने जलते हुए नेत्र स्थिर करके शांत स्वर से कहा, देखिए ज्योतिष बाबू, मैंने किसी दिन प्रार्थना करके आप लोगों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की चेष्टा नहीं की, इसलिए प्रश्नोत्तर के बहाने कुछ अप्रिय बातों से तर्क वितर्क करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं समझ गया हूं कि क्या घटना हुई है, इसलिए आप लोगों को जितना जानने की आवश्यकता है उतना मैं स्वयं बतलाता हूं। सावित्री कहाँ चली गई है यह मैं नहीं जानता। क्यों आप जानना चाहते हैं, क्या बात है, उसका विवरण एकदम अनावश्यक है, लेकिन यह बात स्वयं ही सच्ची है कि सावित्री चाहे जो हो, यदि अपनी इच्छा से वह मुझे छोड़कर चली न जाती तो मैं जितने दिनों तक जीवित रहता उसे अपने माथे पर रखता। यह बात केवल आप ही लोगों के सामने नहीं, सारी दुनिया के सामने स्वीकार करने में मुझे लज्जा नहीं मालूम होती। आशा है इसके बाद और कुछ पूछने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। रहने पर भी मैं उत्तर न दे पाऊंगा। सतीश के संक्षिप्त उत्तर से सभी एक साथ आंखें फैलाकर देखते हुए पत्थर की मूर्ति की भांति बैठे रह गए। सरोजनी के मुंह पर उसकी इस अमानुषिक हृदयहीन स्पर्धा उसकी असीम निर्लजता को भी बहुत दूर छोड़कर चली गई थी। बहुत देर तक स्तंभित की भांति बैठे रहकर ज्योतिष ने बड़े यत्न से अपने को होश में लाकर सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब आपसे हम लोगों को भी कुछ पूछना नहीं है। जो कुछ था वह उपेन के उत्तर से पूरा हो गया है, यह देखिए। कहकर उसने तार का फार्म उसके सामने डाल दिया। उपेन भैया का तार? कहाँ, देखूं तो, कहकर सतीश ने व्यग्र हाथों से फार्म उठा लिया। पूरा पढ़कर और लौटाकर थोड़ी देर चुप रहा। उसके बाद एक लंबी सांस लेकर बोला, सब सच है। मेरे उपेन भैया कभी झूठ नहीं बोलते। सचमुच ही मैं अच्छा नहीं हूं। वास्तव में मेरे साथ किसी को संपर्क न रखना चाहिए। शायद मैं खुद मन ही मन इस बात को समझ गया था, इसीलिए एक दिन इस तरह जंगल में भाग आया था। यह कहते कहते उसका कंठ स्वर मानो किसी मंत्र बल से ज्वर पीड़ित मनुष्य की आवाज की तरह गदगद हो गया, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं कही और सतीश स्वयं भी स्तब्ध होकर बैठा रहा। लेकिन दूसरे ही क्षण कही छाती की लंबी सांस के साथ उसे जान पड़ा कि एक जटिल समस्या की मीमांसा हो गई। कल सवेरे भी जगतारणी के निमंत्रण के साथ उसके मन में कितनी ही चिंताएं उत्पन्न हुई थी।
सरोजनी का हृदय पाने की आशंका एकाएक कब उसके हृदय में जाग उठी थी, यह बात अभी इस समय याद नहीं पड़ रही थी। यह सच है, लेकिन निभृत अंतःकरण में उसकी आकांक्षा तो थी ही। नहीं तो ऐसी घटना कैसे हो गई? यह अमृत किस समुद्र के मंथन से निकला था? सावित्री को खो देने के बाद से ही उसने इस सत्य की जानकारी कर ली थी कि युवती रमणी का मन पाना एक बात है, लेकिन उस प्राप्ति को काम में लगाना पूर्णतः दूसरी वस्तु है। क्योंकि यह प्राप्ति जब नर नारियों के निभृत हृदय में गुप्त रीति से चुपके चुपके पूर्णता को पहुंचती रहती है, तब संसार के बाहरी लोगों को उसका पता नहीं चलता। लेकिन जिस दिन बाहरी लोगों की संपत्ति के बिना और एक कदम भी आगे बढ़ने का उपाय नहीं रह जाता, उसी दिन घोर दुख का दिन आ जाता है। यह पा जाना कितना कठिन है, यह रत्न कितना दुर्लभ है, बाहर के लोग इस पर विचार ही नहीं करते। वे केवल अपने शास्त्रों को लेकर, समाज को लेकर, लोकाचार को लेकर विरुद्ध स्वर उठाकर हल्ला मचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, काम को विफल करते हैं। यही मानो उनका कर्तव्य है। सरोजनी को शायद वह प्यार करता है। उस ओर से भी यदि प्रतिदान का भाव जाग उठा हो तो उसको वह कहाँ किस जगह पर प्रतिष्ठित करेगा? समाज तो दोनों के भिन्न भिन्न है। कल भी उसे अपने वृद्ध पिता का चिंतित गंभीर मुख बार बार याद आ रहा था। उपेंद्र भैया के घर के भट्टाचार्य जी का तीखा स्वर हजारों बार उसके कानों में आकर बीध गया था। मोहल्ले के शत्रु मित्र सभी लोगों का तेज सिर हिलाना उसके कलेजे पर बहुत बार धक्का पहुंचा चुका है। तो भी इस विरोधी जगत के सभी लोगों की सम्मिलित नहीं नहीं की आवाज के बीच केवल सरोजनी का मौन लज्जानत मुख ही उसे सबल बनाकर रख सका था। लेकिन आज जब कोई भय नहीं है, एक दिन में अचिंतनीय उपाय से सभी गांठें खुल गई और सभी दुश्चिंताएं टल गईं, जान बच गई। ये सब बातें मन ही मन बोलकर वह चौंक पड़ा और तुरंत ही मुंह ऊपर उठाकर उसने देखा कि सभी उसी तरह सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे हुए हैं। सरोजनी के मुंह की ओर उसने देखा, लेकिन प्रायः उसे भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तब उसी को संबोधन करके उसने कहा, आप मेरे पुराने डेरे पर एक दिन जिसकी साड़ी सुखाने के लिए टंगी हालत में देख आई थी, उसी का नाम है सावित्री। मैंने सोचा था एक दिन खुद ही आपको सभी बातें बताऊंगा, लेकिन किसी दिन वह सुयोग मुझे नहीं मिला, वह साहस भी मुझ में नहीं था। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, ज्योतिष बाबू, दोष मेरा है, यह मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए मेरे मन में सुख नहीं था। यह कहकर वह थोड़ी देर तक चुप रहकर बोला, फिर भी किसी दिन मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, यह बातें मैं जानता भी नहीं हूं, फिर मुझे अब कुछ कहना भी नहीं है। ज्योतिष ने मुंह ऊपर उठाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। सतीश ने शायद एक लंबी सांस को रोककर कहा, मैं जा रहा हूं, मेरा एक अनुरोध है, मेरी बातों की आलोचना करके आप लोग मन खराब मत कीजिएगा। मैं किसी बहाने से आप लोगों के सामने न आऊंगा, मुझे आप लोग भूल जाइएगा। यह कहकर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। ज्योतिष ने बगल की ओर निगाह उठाई तो डरते हुए देखा कि सरोजनी का सिर बिल्कुल ही उसके घुटनों के पास झुक पड़ा है। अरे सरोजनी, सरोजनी कहकर उसके चिल्ला उठते ही सरोजनी की शिथिल मुट्ठियां कुर्सी की बाहों से खिसक गईं और वह नीचे दरी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभिमान और अपमान के क्रोध से ज्योतिष की बुद्धि आच्छन्न हो गई थी कि सतीश के विदा हो जाने का यह कांड सरोजनी को कितना बड़ा आघात पहुंचाएगा, इसका ख्याल ही उसे नहीं था। इसीलिए बड़ी सुसुरसा के बाद सरोजनी को जब होश आ गया और जब वह रोते रोते हिलते डोलते उस कमरे को छोड़कर चली गई, तब ज्योतिष के सिर पर मानो बिल्कुल ही वज्र गिर पड़ा। बहन को वह केवल प्राणाधिक प्यार ही नहीं करता था, बल्कि अपनी सर्वांग सुंदरी लावण्यवती शिक्षित बहन के उज्जवल आत्ममर्यादा ज्ञान पर भी उसको अगाध विश्वास था। लेकिन भीतर ही भीतर वह इतना अधिक प्यार भी कर सकती है और यह सब किसी काम में भी न आएगा, यह सब जानते हुए भी एक चरित्रहीन लंपट के पैरों में सब कुछ न्यौछावर कर होश गवाकर सूखी घास की तरह गिर पड़ेगी, यह आशंका उसने कल्पना में भी नहीं की थी। और उसके चेहरे पर वेदना का जो चित्र उसने अभी अंकित होते देख लिया, वह कितना बड़ा है, इसका निरूपण करने की शक्ति उसमें न थी। तो भी वह बहुत देर तक जड़वट बैठा रह गया। फिर शशांक मोहन की तरफ देखकर बोला,
आप शायद आज रात की गाड़ी से कलकत्ता लौट जाएंगे। शशांक मोहन ने कहा, नहीं, वहां ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है। ज्योतिष और कुछ प्रश्न न करके अंदर चला गया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके लेट रहा। उस रात शशांक मोहन को अकेले ही भोजन करना पड़ा, क्योंकि ज्योतिष की आहट बिल्कुल ही नहीं मिली। जगत तारिणी एक एक करके लड़के से सब कुछ सुनकर सांस छोड़कर बड़ी देर तक स्तब्ध ही रही। उसके बाद बोली, यह सब मेरे ही दुर्भाग्य का फल है। पर लोकगत पति को याद करके उन्होंने कहा, मैं खुद तो सारा जीवन इसी तरह जलती भुनती मरती रही हूं। अब जो दिन आगे बाकी हैं उनमें भी यदि लड़के लड़की के कारण जलना न पड़ा तो मेरे पापों का पूरा प्रायश्चित कैसे होगा। अच्छा बेटा, तुमको जो पसंद हो उसी के साथ बहन का ब्याह कर दो, मैं अब कुछ न बोलूंगी। फिर एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, मन अंतर्यामी है, इसलिए अचानक उसका आना सुनकर ही उस दिन मेरी छाती धड़क उठी थी ज्योतिष। लेकिन ज्योतिष ने कोई बात नहीं कही। वह मन ही मन समझ रहा था कि काम इतना सहज नहीं है, इसलिए जो कुछ हो गया वह हो ही गया कहकर आंखें बंद करके बैठे रहने से भी काम न चलेगा। हो सकता है कि एक दिन उस चरित्रहीन के पास खुद जाकर उसे समझा बुझाकर लौटा लाना पड़े। कल सारा दिन उसने सरोजनी को एक बार भी कमरे से बाहर आते नहीं देखा, लेकिन आज तीसरे पहर चाय पीने के लिए बाहरी कमरे में प्रवेश करते ही उसने देख लिया कि सरोजनी पहले से ही आ गई है और शशांक मोहन के साथ धीरे धीरे बातचीत कर रही है। ज्योतिष पास जाकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। यद्यपि बहन के श्रीहीन मलिन मुख की तरफ देखने पर उसे कुछ भी समझना बाकी न रह गया, फिर भी उसकी छाती पर से मानो एक भारी पत्थर उतर गया। खा पी लेने के बाद भी बड़ी देर तक बहुत सी बातें हुईं, लेकिन उस दिन की किसी ने भी कोई चर्चा नहीं की। संध्या के बाद बहुत कुछ स्वच्छंद चित्त से बहन को चले जाते देखकर ज्योतिष ने मन ही मन कहा, दुर्घटना को मैंने जितने बड़े रूप में अनुमान किया था वह उतने बड़े रूप में नहीं है। हो सकता है कि थोड़े ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन बड़ी रात तक दोनों मित्रों में बातचीत होती रही, यहाँ तक कि अपने प्रथम झमेले को संभाल लेने के बाद भी सतीश के इतने बड़े घृणित आचरण के साथ मन ही मन शशांक मोहन की तुलना करके न देखेगी, यह बात दोनों को ही एक तरह असंभव सी मालूम हुई। दूसरे दिन दोपहर को खाने पीने के बाद सरोजनी अपने ऊपर वाले सोने के कमरे में खुले जंगले के पास एक कुर्सी पर बैठकर रास्ते की तरफ देख रही थी। एकाएक उसे मालूम हुआ कि कुछ दूर पर एक माल असबाब से लदी बैलगाड़ी के पीछे पीछे जो दो आदमी छाता लगाए जा रहे हैं उनमें से एक है बिहारी। सरोजनी सतर्क होकर खिड़की की छड़ पकड़कर खड़ी हो गई। गाड़ी धीरे धीरे उसकी खिड़की के सामने आ पहुंची और एक आदमी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा तो साफ तौर से मालूम हो गया कि वह बिहारी है। सरोजनी ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया तो तुरंत ही बिहारी अपने साथी को आगे बढ़ने को कहकर छाता बंद करके खिड़की के नीचे आ खड़ा हुआ। सरोजनी ने कहा, बिहारी, घुसने के साथ ही बाईं तरफ सीढ़ी है, ऊपर चले आओ। उस समय घर के सभी लोग दीवा निद्रा में पड़े हुए थे। बिहारी तुरंत सीढ़ियों से सरोजनी के कमरे के ऊपर चला गया और उसको प्रणाम करके पैरों की धूली माथे पर चढ़ा ली। सरोजनी ने मन ही मन आशीर्वाद देकर कहा, तुम लोगों की गाड़ी तो रात को 11 बजे के बाद मिलेगी, अभी तो बहुत समय है। रसोइया महाराज साथी हैं, वह सब सामान कुली से उतरवा लेगा, तुम जरा बैठो। बिना पूछे ही वह समझ गई थी कि सतीश यहाँ का डेरा छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा रहा है। बिहारी अपनी चादर के छोर से माथे का पसीना पोंछकर नीचे भूमि पर बैठ गया। थोड़ी देर तक मौन रहकर सरोजनी ने इस प्रकार भूमिका बांध कर कहा, अच्छा बिहारी, तुम तो कभी ब्राह्मण की लड़की के सामने झूठ नहीं बोलते। बिहारी ने जल्दी से जीभ काट कर कहा, बाप रे, ऐसा करने से क्या मेरी रक्षा होगी बहन? 7 जन्म काशीवास करने पर भी यह पाप दूर न होगा। सरोजनी ने स्निग्ध दृष्टि से इस देहाती धर्मभीरु बूढ़े के मुंह की ओर देखकर स्नेह भरी हंसी के साथ कहा, यह बात तो मैं जानती हूं बिहारी, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैं जो कुछ पूछूंगी वह तुम किसी बात से बता न सकोगे, अपने बाबू से भी नहीं। बिहारी ने कहा, मुझे किसी से कहने की आवश्यकता क्या है बहन जी। सरोजनी ने थोड़ी देर तक मौन रहकर असल बात को उठाया, पूछा, अच्छा सावित्री कौन है बिहारी? बिहारी ने सरोजनी के मुंह की ओर देखकर कहा, मेरी सावित्री बेटी की बात पूछ रही हो बहन जी?
मैं नहीं जानता बहन जी कि यह मेरी बेटी, जिसे मैं जननी की तरह आदर देता था, किसके साप से पृथ्वी पर जन्म लेकर कष्ट पा रही है। आहा, बेटी तो मानो लक्ष्मी की प्रतिमा है। बहुत दिन हो गए बिहारी को सावित्री का नाम तक मुंह से निकालने का अवसर नहीं मिला था। उसका कंठ स्वर गीला हो गया और नेत्रों की दृष्टि धुंधली हो गई। सावित्री का उल्लेख होते ही बूढ़े का मनोभाव इस प्रकार बदलते देखकर सरोजनी आश्चर्य में पड़ गई। बिहारी ने धीरे से आंखें पोंछ कर कहा, जिस दिन वह मेरी बेटी रखाल बाबू के मेस में दासी वृत्ति करने के लिए आई, उस दिन उसको देखकर सब लोग अवाक हो गए। उसके मुख पर बराबर ही हंसी खिली रहती थी। रखाल बाबू थे मैनेजर और मैं था नौकर, लेकिन उसकी दृष्टि में सभी समान थे। सभी का समान आदर यत्न करती थी। एकादशी की व्रत निर्जला करते हुए कभी मैंने उसे उदास नहीं देखा बहन जी। बूढ़ा मानो अपना संपूर्ण हृदय खोलकर बातें कर रहा था, इसीलिए उसके स्वाभाविक भक्ति उच्छ्वास से सरोजनी मुग्ध हो गई और उसके विद्वेष की ज्वाला भी मानो पिघलकर आधी हो गई। बिहारी कहने लगा, बहन जी, शास्त्र में लिखा है, लक्ष्मी जी ने एक बार किसी अपराध के कारण विष्णु की आज्ञा से दासी वृत्ति की थी। मेरी बेटी भी मानो वैसे ही किसी दोष से नौकरी करने आई थी और तरह तरह के दुख पाकर अंत में चली गई। जिस दिन वह चली गई, वह दिन मानो अब भी मेरे हृदय में गुथा हुआ है बहन जी। सरोजनी ने धीरे से पूछा, वह अब कहाँ है बिहारी? बिहारी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मुंह की ओर देखकर वह चुप रहा। सरोजनी ने फिर पूछा, क्या तुम नहीं जानते बिहारी? बिहारी इस बार सिर हिलाकर बोला, ठीक ठीक, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी कुछ जानता हूं। लेकिन वह बात बताने को तो वह मना कर गई है, मैं तो बता न सकूंगा। सरोजनी ने पूछा, मना क्यों कर गई है? क्यों कर गई है यह तो बिहारी स्वयं भी समझ नहीं सकता था। फिर भी इस निषेध को बहुत दिन तक मानकर चलना, वह किस प्रकार है यह जान न सकना, उसको इस जीवन में फिर एक बार आंखों से न देख सकना, यह सब बिहारी के लिए कितना असह्य था, इसे वह स्वयं ही जानता था। विशेषतः जब भी किसी बातचीत में सतीश की तीखी कड़ी व्यंग भरी बातें सावित्री के विरुद्ध सुनता, तब सभी बातें खोलकर बता देने के लिए उसके मन में आधी सी बहने लगती थी। लेकिन इस पर भी बूढ़े ने आज तक अपनी शपथ को भंग नहीं किया। यदि किसी दिन असह जान पड़ा तो उसी क्षण इसी बात का स्मरण किया कि इसके भीतर कोई विशेष बात है जो उसकी बुद्धि के परे है। सावित्री के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास का अंत नहीं था, लेकिन अब एक दूसरी लड़की उस बात को जान लेने के लिए उत्सुकता प्रकट करने लगी। तब सारी बातें कह देने के लिए उसके हृदय में भी उथल पुथल सी मच गई। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, मैं बता सकता हूं बहन जी, यदि तुम मेरे बाबू से न कहो। सरोजनी मन ही मन बड़े आश्चर्य में पड़ गई। बिहारी जानता है, लेकिन सतीश नहीं जानता, और उसी को बताने की विशेष रूप से सावित्री ने मनाही की है। इसका क्या कारण है, वह सोचने पर भी समझ न सकी। उसने कहा, नहीं बिहारी, मैं किसी से नहीं बताऊंगी, तुम कहो। बिहारी पल भर मौन रहा। फिर संभवतः यह सोचकर कि इस काम के असत्य का पाप उसको स्पर्श करेगा या नहीं, वह धीरे धीरे कहने लगा, सावित्री सतीश को प्राणों से अधिक स्नेह करती थी और इसी कारण रखाल बाबू ने डाह से झगड़ा करके सतीश को डेरा छोड़ देने को बाध्य किया था। और सतीश बाबू कभी कभी शराब भी पीते थे, इत्यादि कोई भी बात उसने नहीं छिपाई। सरोजनी मंत्रमुग्ध की भांति सारी बातें सुनती रही। संभवतः ऐसे एकाग्रचित्र से, इतने ध्यान से और किसी ने भी किसी की बातें नहीं सुनी होंगी। जिस राखाल बाबू से शशांक मोहन को खबर मालूम हुई थी, संयोगवश उस मनुष्य का इतिहास भी सरोजनी से छिपा न रहा। सावित्री का घर कहाँ है या उसके नैहर या ससुराल का परिचय क्या है, इन सब का पता तो बिहारी न दे सका। फिर भी उसने बार बार यह बात कही कि वह ब्राह्मण की लड़की है, विधवा है, सुंदरी है, लिखना पढ़ना जानती है, केवल भाग्य के फेरे से वह दासी वृत्ति करने के लिए आई थी। बिहारी ने कहा, इतना अधिक वह प्यार करती थी, लेकिन बाबू मेरी बेटी से बाघ की तरह डरते थे बहन जी। शराब पीकर डेरे में आने का साहस तक उनको नहीं होता था। बिपिन बाबू नामक बाबू का एक बदचलन मित्र था। उनके साथ मिलकर गाने बजाने के लिए बाबू बुरी जगहों में जाया करते थे। जो ही यह खबर मेरी बेटी के कानों में पहुंची, उनका जाना एकदम बंद हो गया।
फिर तो उनमें यह साहस नहीं रहा कि सावित्री की बात टालकर वहां जाते। यह कहकर बिहारी ने गर्व से सरोजनी के मुख पर दृष्टिपात किया। सतीश के ऊपर एक और नारी के इतने बड़े अधिकार की बात से सरोजनी की छाती में बर्छी सी चुभी। फिर भी उसने धीरे से पूछा, अच्छा बिहारी, उनसे इतना डरने की सतीश बाबू को क्या आवश्यकता थी? बिहारी ने जैसा समझा था वैसा ही उसने बताया। बोला, सावित्री बहुत ही तेजस्वी थी बहन जी। हमारे बाबू ही नहीं, डेरे भर के सभी लोग मन ही मन उससे डरते थे। एक दिन की बात मैं बता रहा हूं। उस दिन बड़ी रात को कहीं से शराब पीकर और शराब की एक बोतल अपने साथ लिए बाबू डेरे पर लौटे। उन्होंने सोचा था कि इतनी रात को सावित्री अवश्य अपने डेरे पर चली गई होगी। मैं जाग रहा था। मैंने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने पूछा, सावित्री चली गई है न बिहारी? मैंने कहा, नहीं बाबू, आज वह नहीं गई, यही है। यह सुनते ही शराब की बोतल रास्ते में फेंक कर वह धीरे धीरे चोर की तरह मकान के अंदर गए। डर के मारे उनका नशा पल भर में समाप्त हो गया। बताओ तो बहन जी, उसके सिवा बाबू पर और कोई क्या शासन कर सकेगा? सरोजनी चुपचाप कुछ देर तक बैठी रही, फिर बोली, सतीश बाबू क्या अभी शराब पीते हैं बिहारी? बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन फिर आरंभ कर देने में कितनी देर लगेगी बहन जी। इसीलिए तो आज 2 दिनों से केवल यही सोच रहा हूं कि इस दुस्समय में यदि सावित्री बेटी एक बार आ जाती। सरोजनी ने उत्सुक होकर पूछा, क्यों बिहारी? बिहारी ने कहा, मैं सदा से ही देखता आ रहा हूं कि मन खराब होने पर ही बाबू शराब पीना शुरू कर देते हैं। एक उपेन बाबू से डरते हैं, पर कौन जाने उनके साथ भी क्या हो गया है। उस रात को उनके मकान में घुसे तो उस क्षण उनकी दृष्टि सावित्री पर पड़ गई। देखते ही जो वह चले गए, उसके बाद से कोई भी किसी का नाम नहीं लेता। अब तुम ही बताओ बहन जी, उसके सिवा बाबू को और कौन संभाल सकता है? फिर थोड़ा रुक कर कहने लगा, बीमारी की खबर पाने के बाद से ये 5-6 दिन बाबू के किस प्रकार बीते हैं यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। परसों नींद से उठकर तार से खबर पाकर वे मुंह ढककर लेटे रहे, फिर सारा दिन उठे ही नहीं। उसके बाद रात की गाड़ी से घर चले गए। मुख से केवल यही बात कह गए, बिहारी तुम सब सामान घर ले आना। सरोजनी ने घबरा कर पूछा, कौन बीमार है बिहारी? बिहारी ने आश्चर्य में पड़कर कहा, यहां से जाते समय बाबू तुम लोगों को कुछ भी नहीं बता गए बहन जी? सरोजनी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, कौन बीमार है? बिहारी ने लंबी सांस लेकर कहा, तो भूलकर सीधे चले गए हैं, इस मकान में नहीं आए? जिस दिन सवेरे यहां से उनके पास भेजने का निमंत्रण गया था, उसी दिन चिट्ठी आई थी कि बूढ़े बाबू बीमार हैं, इसीलिए वह खाने के लिए न आ सके। तार भेजकर स्वयं ही सारा दिन डाकघर में पड़े रहे, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद परसों सवेरे एकदम अंतिम खबर आई, रात की गाड़ी से बाबू घर चले गए। सरोजनी चौंक पड़ी, सतीश बाबू के पिताजी मर गए? बिहारी ने कहा, हाँ बहन जी, उनको क्या हो गया था? उम्र बहुत हो गई थी, केवल किसी बहाने से प्राण निकल गए। यह कहकर बिहारी ने भीगी आंखों को पोंछकर कहा, और किसी बात के लिए मैं दुख नहीं करता, लेकिन उस बूढ़े के अलावा बाबू को अपना कहने के लिए और कोई नहीं रह गया। इसीलिए इधर 2 दिन से मैं केवल यही सोच रहा हूं कि अब से वह क्या करने लगेंगे, इसे माँ दुर्गा ही जानती हैं। यह कहकर बूढ़े ने चादर के छोर से अपनी दोनों आंखों को एक बार फिर अच्छी तरह पोंछ डाला। सरोजनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, इस समझ से सतीश बाबू अच्छे भी हो जा सकते हैं, बुरे ही हो जाएंगे, यह बात तुमको क्यों हो रही है बिहारी? बिहारी अनमनस्क होकर बोला, ना जाने क्यों। उसके बाद मुंह ऊपर उठाकर बोला, बाबू अच्छे हो जाएं, उनकी मति उस ओर न जाए, यही मेरी भी कामना है। लेकिन जाते समय गाड़ी पर चढ़कर उन्होंने जो यह कहा था, जाने दो, एक तरह से ही रक्षा हुई है संसार में, अब किसी के लिए चिंता न करनी पड़ेगी। तुमसे मैं सच कह रहा हूं बहन जी, उसी समय से जब भी वह बात स्मरण आती है, त्यों ही छाती के भीतर आग सी धधकने लगती है। उनके हाथ में अब रुपयों के बड़े ढेर आ जाएंगे। बाबू के संगी साथी भी अच्छे नहीं है, बुरे मार्ग से चलने पर अब उनको कौन रोकेगा? यह कहकर बिहारी ने अनजान में ही एक बार फिर सुनने वाले की छाती में गर्म तीर भोंक कर अपने दोनों हाथ माथे पर रख लिए। सरोजनी ने आघात सहकर मृदु स्वर से कहा, अच्छी बात तो है बिहारी, उनको ही आने के लिए तुम चिट्ठी क्यों नहीं लिख देते?
बिहारी ने कहा, पता मैं नहीं जानता। यदि मैं स्वयं ही एक बार काशी जा सकता तो जिस तरह भी होता खोज कर ढूंढ कर उनको लौटा लाता, लेकिन मेरे लिए तो यह उपाय नहीं है। बाबू को अकेले छोड़ जाने की इच्छा भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त मैं तो कभी काशी गया नहीं, वहां की जानकारी भी मुझे नहीं है। यह कहकर उसने निरुपाय की भांति सरोजनी के मुंह की ओर देखा। स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आ गई कि सतीश का यह परम हितैषी बूढ़ा नौकर स्वामी के अवसंभावी अमंगल की आशंका से घबराकर उससे चुपचाप आश्वासन पाने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन सरोजनी ने उसे कोई सांत्वना नहीं दी, केवल चुपचाप निहारती रही। तो अब मैं जा रहा हूं बहन जी, कहकर बिहारी उठ पड़ा और सरोजनी के पैरों पर झुककर प्रणाम करके फिर पद धूलि लेकर कमरे के बाहर चला गया। लेकिन दूसरे ही क्षण वह अकस्मात लौट आया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। क्या है बिहारी? एक बात की विनती करूंगा बहन जी, सरोजनी ने बड़े कष्ट से म्लान हंसी हंसकर कहा। कौन सी बात? बिहारी ने वैसे ही हाथ जोड़े करुण स्वर से कहा, मैं जात का ग्वाला, देहाती गवार और बूढ़ा आदमी हूं। बातें कहने में यदि कुछ भूल हो गई तो आप ख्याल मत कीजिएगा। सरोजनी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन प्राण प्राण से उन्हें रोककर गर्दन हिलाकर उसने कहा, नहीं। उसके मुंह से यही एक नहीं शब्द सुनकर बिहारी मानो निर्भय हो गया। उसने अपने को देहाती गवार कहकर अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दिया, फिर भी वास्तव में वह नासमझ नहीं था। इसीलिए सरोजनी ने क्यों सावित्री की बातें सुनने के लिए उसे रास्ते से बुलाया था, क्यों वह इतने ध्यानपूर्वक उसकी कहानी सुन रही थी, इन सभी बातों का अर्थ उसके सामने अकस्मात सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो उठा। अनजान दशा में उसने इतनी देर तक इस तरुणी को इतनी वेदना दी, इसके लिए उसके हृदय में पश्चाताप की कोई सीमा नहीं रही। तब बिहारी ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, मैं जानता हूं तुम्हारी बातों की बाबू कभी अवहेलना न कर सकेंगे। तुम इच्छा करने से बाबू को इस बुरे समय में रक्षा कर सकती हो, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुमने मानो उनको त्याग दिया है माँ। बिहारी ने पहली बार सरोजनी को माँ संबोधन किया। माँ कहकर अपना काम बनाने की युक्ति बूढ़ा खूब जानता था। सरोजनी के आंसू रोकने पर भी अब न रुके। दोनों आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें बूढ़े के सामने ही झर पड़ी, लेकिन झटपट उन्हें पोंछकर उसने कहा, नहीं बिहारी, मुझसे कुछ भी न होगा। मैं अब उनकी किसी बात में नहीं हूं। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, माँ कहकर पुकारा है, मैं आपके लड़के की जगह हूं। उनसे जो भी कुछ गलती हुई हो मैं अपना कसूर मानता हूं। यह कहकर बिहारी झुककर सरोजनी के पैरों की धूली सिर पर चढ़ाकर बोला, लेकिन तुम तो मेरे बाबू को पहचानती ही हो। इस विपत्ति के दिन में अभिमान करके तुम उनको मार डालोगी, यह तो मैं कभी न होने दूंगा। सरोजनी का घोर अभिमान पिघल गया। सतीश को क्षमा करने के लिए वह एक बार उन्मत्त हो उठी, लेकिन उसके साथ ही बूढ़े के मुंह से सावित्री का सारा प्रसंग सुनना स्मरण हो जाने से उसका पिघला हुआ चित्त पल भर में फिर सूख कर काठ बन गया। उसने गर्दन हिलाकर शांत कठोर स्वर में कहा, बिहारी तुम डरो मत, सावित्री के आ जाने से ही फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझसे तुम लोगों का कुछ भी उपकार न होगा। यह निष्ठुर प्रत्युत्तर सुनने के लिए बिहारी बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने सर्व विजयी प्रेम के सामने यह सूखा कंठ स्वर ऐसा कठोर होकर सुनाई पड़ा कि वह कुछ क्षण के लिए बिह्वल की भांति केवल देखता रहा। उसके बाद फिर एक भी बात न कहकर फिर एक बार प्रणाम करके वह बाहर निकल गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चरित्रहीन के 38वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।